उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में एक मवाना थाना लगता है, जहाँ 2 अक्टूबर 2024 को जो है पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है और पुलिस की टीम जाकर एक नोटिस थामती है और जहाँ नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा होता है और जिसका नाम था उसका नाम था राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव मवाना थाना क्षेत्र के अंदर एक ट्रेनी जो है दरोगा हुआ करते थे। उनकी जो है गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया था और एक तरफ से एक आदेश था कि जब आदेश दिखाया जाता है तो वो दरोगा कहने लगते हैं कि साहब मेरी कोई कसूर नहीं है, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है और तुम्हारी वजह से किसी, जब बड़े अधिकारियों का कहना था कि तुम्हारी वजह से किसी का कत्ल हो गया है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और बहुत भयानक रूप जैसे जो है दरोगा ने इधर उधर देखा और देखने की कोशिश में थे। फिर उनकी नज़र जो है बदलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से जो है घेर लिया जाता है, वैसे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और पुलिस ने जो है कहा कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और भागने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस तुम्हारे ऊपर जो है गोली से फायरिंग कर देगी। ठीक ऐसे ही कुछ सीन था जो उच्च अधिकारियों तक इस बात तक पहुंच जाती है और फिर राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है और उन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार करके सीधे जो है उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के इलाके में जहाँ आती है और वो जौनपुर जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहाँ दीपावली का एक दिन पहले एक बालक यानी जिसका उम्र लगभग 16 साल था, वो आस पास रही होगी और उसका सरेआम कत्ल कर दिया जाता है जो है और कत्ल हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर के, जहाँ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गाँव लगता है जो कबीरपुरम होता है। यहाँ गाँव में गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र, दरअसल 30 साल पहले दो अविश्वास प्रस्ताव के चलते दो गांव में किसी ज़मीन को विवाद लेकर इस गांव में दो पक्षों में विवाद होता है और झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो होता है उसका नाम था रामराजित यादव होता है, दूसरे पक्ष का नाम होता है जो है लालता यादव जो दबंग प्रवृत्ति का आदमी होता है, तथा जो रामजीत यादव होता है वो एक गरीब परिवार से होता है। इन दोनों को विवाद चल रही थी, लगभग 30 साल से झगड़ा चल रहा था। अगर हम 30 साल पहले यानी इतिहास में के आईने में जाकर अगर हम देखें तो उस वक्त जो है मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के। उत्तर प्रदेश में फिर जो है मायावती जी का मुख्यमंत्री बनी थी और वहीं फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इस बीच 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं और यह बात 29 अक्टूबर 2024 की शाम के आसपास एक वक्त रहा होगा। और एक लड़का जो इसी गांव में जो है कबीरपुर जिसके पिता का नाम था रामजीत यादव और बेटे का नाम था अनुराग यादव उर्फ छोटू, अपने फ्लैट यानी अपनी जगह की उस जगह की साफ़ सफाई कर रहा था जिस ज़मीन पे काफ़ी दिन से जो है दोनों बच्चों के बीच विवाद चल रहा था साफ़ सफाई कर रहा था और जिसमें झगड़ा चल रहा था जिसके घर से उस वक्त की दूरी लगभग महज 20 मीटर की दूरी रही होगी। इसी बीच में इकट्ठा होकर सब लोग आ जाते हैं और उस लड़के को डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं, साथ उसे गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इसी बीच किसी तरकीब से भागकर अपनी जान बचा लेता है और 29 अक्टूबर 2024 की बात है जब वहाँ से भागने के बाद अपनी जान बचाता है और जो है उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग इतना गुस्से हैं कि वो अगले ही दिन आते हैं और उसके लिए ये सामान्य जैसा स्थिति हो चुका था, क्योंकि वो झगड़ा लगभग 30 साल पुराना था। पहला कोई नया झगड़ा नहीं था बल्कि पुराना झगड़ा लगभग 30 साल था। कई सरकार आई और कई सरकार चली गई, बल्कि परिवार में कई बार प्रशासन से भी मदद मांगी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और यह मामला न्यायालय यानी विचाराधीन तक चल रहा था। और 29 अक्टूबर को जब उस प्लाट की साफ़ सफाई चल रही थी ताकि दीपावली का पर्व है और यह सब कुछ ठीक ठाक रहे, साफ़ सफाई के गौरव रहे, अगला ही दिन यानी 30 अक्टूबर 2024 को लड़का अपने घर से बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी ब्रश और दुतुन कर रहा था। इसी बीच दो उनके पड़ोसी आते हैं जो दबंग होते हैं और यानी लालता यादव के अपने बेटे रमेश यादव और भतीजा सूरज यादव सहित कई लोग एक साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में हंसिया होता है और किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, तो और कुछ इस तरह से हथियार लेकर वो लहराते हुए यानी उस अनुराग यादव उर्फ छोटू की उसकी उम्र लगभग 16 साल थी आसपास हुआ करती थी और उस लड़के को जो है
तरफ दौड़ते हैं और वो भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। इससे पहले कि उसकी माँ उसकी तरफ आवाज़ पहुँच पाती और उसकी माँ उस तक पहुँच पाती अपने बेटे को बचाने की कोशिश में, इसी बीच रमेश आता है और पूरी ताकत से, जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत लगाकर मारता था और अनुराग यादव को तलवार मारता है और तलवार से उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है। उधर से जो है उसकी माँ के गोद में जाकर गिर जाता है और बल्कि उस गांव तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये शायद कोई जो है सोचने पे, हर राज्य के बल्कि हर देश के कुछ कोने तक ये खबर कहानी पहुंच जाती है कि दो जमीन के विवाद के चक्कर में, दो विश्वा के चक्कर को लेकर एक परिवार को इकलौता बेटा था जिसकी 5 बहनें हुआ करती थी, उस भाई का गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। माँ की गोद में वो सब कुछ लाश का टुकड़ा गिर जाता है और यानी जो सर था वो अलग हो जाता है। लगभग 6 घंटे तक लाश पड़ी रहती है और माँ आखिरकार आंसू तक नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो आंसू पूरी तरीके से सूख चुके थे रोते रोते। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी इस लाल को मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई बहनें थी जिनकी रोते रोते पूरी तरीके से उनके भी आंसू सूख चुके थे। जब घटना को लेकर रो रही थी तो मीडिया वालों ने इधर चारों तरफ से घेर लिया और छोटू की बात को के बाहर दिखाना चाहते थे कि आखिरकार मामला क्या था, माजरा क्या था। यह कहानी और इसकी हत्या की तमाम तरह की एक बातें थी। अखबार, सोशल मीडिया और टीवी पर हर जगह इस बात का चर्चा शुरू हो जाता था कि पक्ष हो या विपक्ष हो, देखने के लिए कि बारे में आखिरकार बात क्या थी। आखिर घटना के बाद डीएम, एसडीएम या तमाम आसपास के थाना पुलिस एवं फोर्स भी वहाँ पे मौके पे पहुँच जाती हैं और अगले ही दिन यानी 1 नवंबर को ही 31 अक्टूबर 2024 को इस देश की दीपावली का पर्व था और पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाता था। लेकिन यह एक ऐसा गाँव था जहाँ कबीरदुनपुर, जहाँ पर कोई दीपावली नहीं मनाया और जो दबंग के थे, वो जो हत्यारे थे, उनको लेकर इस तरह बातें करना शुरू कर दिए कि गांव के सभी लोग गुस्से में आ गए। अब गांव में ही गुस्सा नहीं बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा फैल चुका था, जिले में, प्रदेश में। जहां तक कि लोगों की इस अखबार को देखा था वहां तक कि लोगों में एक गुस्सा सा भड़क गया। लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा ली गई और साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों को तलाश करना शुरू किया और लालता यादव होता है जो आरोपी, वो आरोपी घर में मिल जाता है और उस घर में उसके निशानदेही के आधार पर सब कुछ तलाश ही की जा रही थी और 9 हथियार मिलते ही हथियारों में 2 तलवार होती है, बाकी होती है और कुल्हाड़ी भी होती है। इस तरह से 9 हथियार होते हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ लोगों ने इस तरीके से हरकतों को अंजाम दे रखा था। अब पुलिस ने आरोपियों को जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज किए थे उनको तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी तो आरोपी पुलिस के हाथ लगते हैं, लेकिन रमेश यादव और उसका भाई उत्तर प्रदेश के जो राजधानी उत्तर लखनऊ के उसी एक थाना लगता है अलीगंज, वहाँ पे रमेश यादव जिसे क्या गर्दन कटी थी, उसने जो है तलवार चलाई थी, वह थाने में पहुँच जाता है और अलीगंज में जाकर कहता है कि साहब मैं वही आदमी हूँ जो जौनपुर की इस अभी हत्याकांड में जिसको अंजाम दिया गया था, वही मुख्य आरोपी। इस तरह की बात जब कहते हैं तो पुलिस समझ नहीं पाई और आखिरकार यह क्या हो रहा है, इस घटना को जौनपुर हुई इस अलीगंज यानी लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उच्च अधिकारियों को सूचित दी गई कि जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना दी गई जो जौनपुर पुलिस को इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार तफ्तीश दे रही थी और उसे गिरफ्तारी करने के बाद सीधी जौनपुर पुलिस को यह मामले का एक नाटकीय मोड़, जैसे जिस तरह से तलवार के धार को जिस तरह से उन्होंने तेज रखा था, इसी दिमाग के आधार पर उन्हें भी कुछ तेज हुआ और जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि इस परिवार में एक दरोगा भी है, जो वो दरोगा रमेश यादव जिसने गर्दन काटी उसी का भी भाई है। यह कहकर इसके बारे में पता जो है निकल आता है और कोई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर्ड हो चुका, कई लोगों को कुछ लिखा, उन्होंने लोगों के लिए लिखा इसलिए उनकी शायद पूरी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई और इस घटना को लेकर पूरे गांव में जो मातम जैसा माहौल हो चुका था और हत्यारे थे जो भाग चुके थे। अब जानकारी तो कौन दे, जानकारी लगभग 30 साल से भले थी लेकिन झगड़ा था, लेकिन आसपास के लोगों ने इस बीच तरह के झगड़ों को कोई मतलब नहीं होता। अब मीडिया इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू हो जाता है और एक भाई जो राजेश यादव को, लालता यादव का बेटा रमेश यादव को एक बेटा जिसका नाम था राजेश यादव, वो फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में मवाना थाना क्षेत्र के पोस्टिंग होती है। इसके नाम से वारंट निकल जाता है और वो भी गिरफ्तार करने के लगातार कोशिश की जा रही थी। वही पुलिस अब तक यह पहुंच जाती है, यानी उत्तर प्रदेश जिला मेरठ मवाना थाने
तक पहुंच जाती है एक नोटिस लेकर, और नोटिस दिखाया जाता है कि आपके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई, आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस बीच जो है सूझबूझ से काम लिया, और सूझबूझ में काम इस तरह से लिया क्योंकि जो उनके मोबाइल का जो CDR कोड डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है उससे पता चलता है कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस राजेश यादव ने अपने परिवार एंड भाई, पिता और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की हत्याकांड से पहले, हत्याकांड के बाद भी। इस बात को से पुलिस के पास भी पर्याप्त सबूत हो जाते हैं और राजेश कुमार यादव को कहीं कम रोल नहीं था इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन साथ ही अभी पुलिस ये जिम्मेदारियां, नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि इस मामले की जांच खासकर जो थाने की पुलिस न करार कर बल्कि पुलिस के करानी चाहिए, और दरोगा जो ये ज़रूरी निकलवा कर एक बारीकी से देखने की ज़रूरत है। यह भी पता करने की ज़रूरत है कि एक साल में लगभग 16 मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं जब तक इस घटनाक्रम का अंजाम दिया जाता है। यानी 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटना को क्रम को अंजाम दिया जाता है, ठीक 10 दिन पहले एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था जो है 18वां मुकदमा होता है। यानी दो विपक्ष जमीनों के इस टुकड़े को लेकर दबंग परिवार ने, गरीब परिवार को, अनुराग यादव का परिवार जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार की जिसकी 5 बहनें भी होती हैं, उन पर जो है टोटल मिलाकर लगभग 18 FIR भी दर्ज करा चुके थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन जो है चल रहा था, और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स, यह एक मुमकिन नहीं था कि इतना आसान नहीं। आखिरकार यह इतने सारे मुकदमे लिखे आखिर किसकी सिफारिश पर, और केवल हाल ही फिलहाल CDR निकलवाने की ज़रूरत है, बल्कि इस पूरे परिवार के सभी लोगों को CDR को निकलवाने की ज़रूरत है ताकि यह पता चल सके कि सिपाही किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे, जो किसी नेता या संपर्क में थे, जिसके आधार पर लगातार FIR भी दर्ज कराई गई थी। जब तक ये बात भी उनकी एक तरीके से, खौफनाक तरीके से, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ से एक मामला चल रहा है, हालांकि इस गिरफ्तार भी कर लिया गया, बाकी जो बचे कुचे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी तफ्तीश दी जा रही है, और पुलिस पर लगातार दबाव भी पड़ रहा है। तो पुलिस अपनी काम करना शुरू कर दिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है जो हरिश्चंद्र प्रसाद, साथ ही आरक्षी लक्ष्मण प्रसाद और एक अंकित कुमार, जो ये भी पुलिस मैन होते हैं, इनको तीनों को निलंबित भी कर दिया जाता है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुँचती है, क्योंकि लेखपाल का भी इसमें रोल घटना क्रम में जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नहीं, बल्कि एक DM इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही कानूनगो के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और रिपोर्ट में बाद ये शासन को भेजा जाता है ताकि इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। इसी बीच परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है, और परिवार वालों ने इतना ज़्यादा परेशान और सोच कर हैरान है कि आखिरकार यह हो तो कैसे करे। एक कदम अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था, और जो दीपावली के पूर्व संध्या पर बुझ चुका है। और कुछ ही जाए तो हालांकि एक तरफ बात हम कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के बगैर आप एक खंगालने की कोशिश करें, लोगों को जो है कमेंट करने की कोशिश करें, तो योगी आदित्यनाथ से भी सिर्फ एक मांग की जा रही थी, और बल्कि एक मांग उससे अभी खासकर जिसमें परिवार वालों को, जो उनके घर को, उनके परिवार को जो बुलडोज़र चलना चाहिए, और दूसरा यह भी मांग की जा रही है कि उनके एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन शायद यह उत्तर प्रदेश सरकार के उस तरह का एक में गंभीरता से नहीं लिया है, और शायद अब तक जिस तरह से कई मामले भी पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, वो बुलडोज़र लेकर पहुंच जाती है, नोटिस चस्पा दिए जाते हैं, और गिराने के बाद जाने से लगती है हाय दिन अखबार सुर्खियों में बटोरने लगते हैं। या यहाँ भी बुलडोज़र पहुंच चुकी है और बुलडोज़र चल चुका है। इस मीडिया वालों का एक अनुराग यादव की बहन के पास एक माइक लाया, और जो है माइक लगाने के बाद वो बहुत गुस्से में, यानी तस में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये बता रहे हैं कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके परिवार में से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो सवाल आप इस माध्यम से पूछते हैं, क्योंकि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जो आज जवाब देंगे, ठीक, मेरी भी जवाब वैसी है, लेकिन फिर भी मुझे उससे गुस्सा आते हैं। अपनी 2 बार बातें कहने के बाद उसने जो है एक एनकाउंटर को FIR बार बार किसी न किसी के एनकाउंटर होता है, और हमारा मामले का वही एनकाउंटर आरोपियों का क्यों नहीं हुआ, जो वही बात कहती हैं। और बाकी लोग डिमांड रखते हैं कि अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चल पाया। सरकार से यह भी बात आती है कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम मुलाकात कर लेते हैं, और पता नहीं इस मामले का आखिरकार उनकी खामोशी क्यों छाई हुई है। हालांकि उस बहन की आंखों में आंसू सूख चुके हैं, और उसके अंदर एक गुस्सा है। पहला इंटरव्यू में ये वायरल हुआ, जिससे साफ कहना था कि अगर सरकार और शासन इस हत्याकांड का बदला नहीं लेगी तो बहन बदला जरूर लेगी। अगले भविष्य में क्या होगा ये खैर भविष्य पर जो है छिपा होता है, लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया, ये परिवार की पूरी तरह से उजड़ चुकी है। 2-2 विश्वास ज़मीन को लेकर, बाकी उसके आस
बाकी अपने पास सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मामले की उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करे, ताकि हमारे समाज में एक न्याय और न्यायिक में एक नज़ीर के पेश हो चुके पूरे काम करने वाले की किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए और उन्होंने छोड़ा नहीं जाए। ताकि दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य था किसी को परेशान करना नहीं या किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको जागरूक करना था। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था। दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।